Guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal, and in today's video we will be doing the 10th chapter of ACCA F4, and the name of the chapter is Corporate Administration. So guys, before we start, I would request all of the new subscribers to my channel to please share my channel and ask your friends to subscribe it. Please, that's the only thing I want. Let's continue this chapter. सो कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे विच आर रिलेटेड टू आर F1. तो आई बिलीव दैट जो भी स्टूडेंट F4 पढ़ रहा है उसने F1 पढ़ी हुई है. नहीं भी पढ़ी हुई है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ डिटेल में कराऊंगा ही, बट दिस इज़ रिलेटेड टू F1 काइंड ऑफ. सो सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है कंपनी सेक्रेटरी. सो कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है यार, कंपनी सेक्रेटरी का फंक्शन क्या होता है? तो बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी इज़ अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ, या पहले चलो मैं एक बात बताता हूँ. कोई भी अगर कंपनी हो तो कंपनी और एक होता है रजिस्ट्रार और यू कैन से गवर्नमेंट. तो कंपनी को इस गवर्नमेंट से, इस रजिस्ट्रार से बहुत सारी बेसिकली एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स करने पड़ते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, बहुत इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है. देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज़ विच नीड्स टू बी फुलफिल्ड बाय अ कंपनी टू दी रजिस्ट्रार. ठीक है, तो कंपनी के लिए, और अगर टाइम पे पूरी ना करो तो उसमें क्या कहते हैं, कंपनी का बहुत लॉस होता है, कंपनी को पेनल्टी लगती है. द पॉइंट इज, अगर एक पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी इज लाइक अ कंपनी इन विच पब्लिक आर इंटरेस्टेड, पब्लिक हैज़ पुट देयर मनी. तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, पब्लिक को तो टाइमली इन्फॉर्मेशन चाहिए, और अगर कंपनी ने टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं दी गवर्नमेंट को और वो पब्लिक को नहीं दे पाई, तो पब्लिक का इस कंपनी से ट्रस्ट हट जाएगा, और कंपनी से ट्रस्ट हटेगा तो गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम होगी. तो पब्लिक तो गवर्नमेंट को ही बोलेगी ना कि भाई तुम कर क्या रहे हो, तुमसे एक कंपनी नहीं संभल रही. एक कंपनी है जिसमें हमारे शेयर्स, हमने शेयर्स परचेज किए हुए हैं और उसका तुम डेटा नहीं ले पा रहे. सो इसीलिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली मस्ट बोला हुआ है कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है, ये हम सारा पढ़ेंगे, बेसिकली कंपनी के अंदर एक कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए हु विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज फाइलिंग. ये सारी फाइलिंग जो कंपनी है उसका सारा काम एक कंपनी सेक्रेटरी करेगा, ये उसकी ड्यूटी है, उसको करना पड़ेगा. और दिस इज़ मैंडेटरी फॉर अ कंपनी टू हायर अ कंपनी सेक्रेटरी, ताकि एटलीस्ट गवर्नमेंट को भी श्योरिटी रहे कि हाँ, हमने एक प्रोफेशनल है हमारी कंपनी के अंदर हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज things. So every public company must have a qualified company secretary. It is required. Private companies may choose to appoint a secretary but not obliged to do so. प्राइवेट कंपनी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है कंपनी सेक्रेटरी, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड. प्राइवेट कंपनी के लिए क्यों नहीं है? अगर हम लॉजिकली देखें, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में पब्लिक का पैसा तो लगा ही नहीं हुआ. अगर ये गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो उसमें पब्लिक का कोई लॉस नहीं है. लॉस जो होगा वो कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स का होगा, और कंपनी के शेयर होल्डर्स प्राइवेट है, वो 8-9 बंदे 10 बंदे वही हैं, उसके अंदर आम जनता का पैसा नहीं है. तो इसीलिए प्राइवेट कंपनी के लिए सिंपल यहाँ पे, पब्लिक कंपनी के लिए इट इज़ मैंडेटरी. ये तुम लिख लेना कॉपी में. और प्राइवेट कंपनी के लिए इट इज़ not mandatory. Simple. A secretary is usually appointed and removed by the director. Secretary को directors ही appoint और remove करते हैं. अब आता है क्वालिफिकेशन. अब कंपनी सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? द सेक्रेटरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी मस्ट बी क्वालिफाइड अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. पहला, they must have held the office of company secretary in a public limited company for at least 3 years आउट ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर्स. अगर किसी एक बंदे ने पिछले 5 सालों में किसी भी 3 साल एक पब्लिक कंपनी का वो कंपनी सेक्रेटरी रहा है, देन दैट पर्सन इज़ क्वालिफाइड कि वो तुम्हारी कंपनी का भी पब्लिक कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है. तो अगर एक बंदा पिछले 5 सालों में से 3 साल में किसी भी कंपनी का, पब्लिक कंपनी का पब्लिक सेक्रेटरी रह चुका है, तो ही इज़ एलिजिबल कि वो तुम्हारी कंपनी का भी कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है. और दे मस्ट बी अ सॉलिसिटर, बैरिस्टर और अ मेंबर ऑफ ICAEW, ACCA. अरे ACCA आ गया, देखो CS के लिए भी ACCA की रिक्वायरमेंट होती है. इफ़ यू हैव ACCA डिग्री तो तुम कंपनी सेक्रेटरी भी बन सकते हो. CIMA, ICSA, CIPFA.
सो अब सॉलिसिटर और बैरिस्टर बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर काइंड ऑफ लॉयर्स, दीज आर काइंड ऑफ लॉयर्स। एक सिविल का, एक नॉर्मल, इतना डिटेल में हमें नहीं जाना, बेसिकली कोई जिसके पास लॉयर की डिग्री है या फिर ही इज़ अ मेंबर ऑफ ICAEW, ACCA, CIMA, ICSA और CIPFA, दैट पर्सन इज एलिजिबल टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी, उसको कंपनी सेक्रेटरी की जॉब मिल सकती है। तीसरा, दे मस्ट अपीयर टू बी केपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ द functions by virtue of another person or qualification. And third is they must appear to be capable of discharging the function by virtue means कि मतलब चाहे उनके पास ये डिग्रीज नहीं है but the person should be capable to become a company secretary, जैसे उसके पास कोई एज सच क्वालिफिकेशन नहीं है बट वो किसी एक कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी रह चुका है या वो इस पोजीशन में है कि ही नोज व्हाट इज़ अ जॉब ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी और उसको उसके बारे में सारा पता हो, दैट पर्सन कैन बी अ कंपनी सेक्रेटरी। और इनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है सो दैट पर्सन कैन बी अ कंपनी सेक्रेटरी। अब कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, देयर आर नो स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़, मतलब कोई भी उनकी डिफाइंड ड्यूटीज़ नहीं होती कि उनको यही काम करना है। देयरफॉर द ड्यूटीज़ विल बी वॉट एवर द बोर्ड विल डिसाइड, जो भी डायरेक्टर जो उनको अपॉइंट करते हैं वही कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटीज़ डिसाइड करते हैं। द कंपनी सेक्रेटरी विल टिपिकली अंडरटेक द फॉलोइंग, मतलब कंपनी सेक्रेटरी टिपिकली जो उसका काम होता है, हमने एक चीज़ पढ़ी थी ना कि जो एक्सपेक्ट किया जाता है इम्प्लाइड अथॉरिटी, ऐसे ही कंपनी सेक्रेटरी की इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है या उनसे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि ही शुड चेक दैट ऑल द डॉक्यूमेंटेशन इज इन ऑर्डर, मेक रिटर्न टू द रजिस्ट्रार, जितनी भी रिटर्न्स कंपनी की जाती हैं जैसे इनकम टैक्स रिटर्न्स, GST रिटर्न्स, वो सारी एक रजिस्टर में रखे। सारे कंपनी के रजिस्टर, कंपनी के हेड ऑफिस के रजिस्टर, जो भी मेंबर्स आते हैं उनको रजिस्टर में डालना, रजिस्टर से निकालना, वॉट बेसिकली कंपनी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, जो भी रजिस्ट्रार वाला काम होता है वो सारा ये करते हैं। गिव नोटिस एंड कीप मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, कि अगर कंपनी में कोई मीटिंग हो रही है, ये हम पढ़ेंगे आगे, उसके लिए सारे डायरेक्टर्स को नोटिस भेजना वो कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है कि 10 दिन बाद हमारी मीटिंग है, आप सबको आना है। और मिनट्स ऑफ मीटिंग, जो भी मीटिंग में हुआ है, मिनट्स ऑफ मीटिंग का मतलब क्या होता है, जो भी हमारी जैसे ग्रुप डिस्कशन हुई थी उसमें जितनी भी बातें डिस्कस हुई हैं उन सारी बातों का क्रक्स एक रिटर्न में लिख के इन सारे डायरेक्टर्स को भेज देना, ताकि एटलीस्ट सबको कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ मिनट्स यही हैं और सबको याद रहे कि ये बातें डिस्कस हुई थी। और कल को कोई बंदा ये नहीं बोल सकता कि हाँ ये बात तो बोली नहीं गई, हम बोलेंगे देखो भाई मिनट्स तुम्हें भेज दिए, मीटिंग में सारी बातें बोली गई थी तो अब तुम मुकर नहीं सकते। तो ये काम कंपनी सेक्रेटरी का होता है। काउंटर साइन डॉक्यूमेंट्स टू विच कंपनी सील इज अफिक्स्ड, बेसिकली जो भी डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो रजिस्ट्रार को भेजने होते हैं जिसमें कंपनी के साइन लगते हैं। अब तुम बोलोगे कि सर कंपनी के साइन क्या होते हैं, नॉर्मली कंपनी के जो साइन होते हैं वो डायरेक्टर ही करता है बिकॉज डायरेक्टर इज द ऑथराइज पर्सन, लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे कंपनी की सील लगती है। एवरी कंपनी हैज़ इज ओन सिग्नेचर। अब वो क्या होते हैं, वो एक सील होती है, बेसिकली क्या होता है, वो इतना बड़ा एक थप्पा सा होता है, तो इसको उठा के ठैड ऐसे मारा जाता है तो एक पेज के ऊपर कंपनी का एक सील छप जाता है, एनग्रेव हो जाता है। तो इट्स नॉट कि जैसे हम इंक के ऊपर लिखते हैं, इंक के ऊपर नहीं होता। तो तुम अगर कंपनी सील गूगल पे सर्च करोगे तो तुम्हें पता चलेगा इट्स लाइक एक, मतलब कहते हैं ना, इसके नीचे ऐसा सा कुछ लगा होता है, डिज़ाइन होता है कि जब तुम पेज पे मारते हो तो पेज दब जाता है और वो ऑटोमेटिकली सील आ जाती है। सो दैट इज कॉल्ड कंपनी सील। तो जहाँ पे भी कंपनी सील लगी होती है कंपनी सेक्रेटरी उसको साइन करता है, ये उसकी ड्यूटीज होती हैं। आगे पावर्स। अब पावर्स क्या होती हैं कंपनी सेक्रेटरी की, कंपनी सेक्रेटरी हैज़ द अथॉरिटी टू बाइंड द कंपनी इन कॉन्ट्रैक्ट। देर आर टू टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, एक्सप्रेस कि जो भी उसको बोर्ड ने बोली हुई है, इम्प्लाइड अथॉरिटी, एम्प्लॉयड अथॉरिटी रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर, बेसिकली ऑफिस के जो फंक्शनिंग होती है, जो मैंने बताया था लीगल रिक्वायरमेंट सारी होती है, उन सारे कामों के लिए कंपनी सेक्रेटरी इज ऑथोराइज टू वर्क। दैट इज द पावर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अब हम करते हैं केस। द कंपनी सेक्रेटरी ऑर्डर्ड सर्विसेज फॉर हिज ओन नॉट द कंपनीज यूज, उसने कोई सर्विसेज ऑर्डर करी अपने लिए, कंपनी के यूज़ के लिए नहीं। इट वॉज हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वॉज बाइंडिंग ऑन द कंपनी
as the contract was the sort that the company secretary should be able to carry it out. तो हालांकि कंपनी सेक्रेटरी ने अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए वो सर्विसेज ली, लेकिन वो कंपनी सेक्रेटरी था, उसने कंपनी सेक्रेटरी के बिहाफ पे वो काम किया, सो हम यही मानेंगे कि कंपनी वॉज बाइंड बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट. He is no longer mere a clerk. He is entitled to sign the contract connected with administrative side of the company's affair, such as employing staff, ordering cars and so forth. ये सारे काम कंपनी सेक्रेटरी करता है. जैसे मैंने बताया था रजिस्टर वाले काम, उसके अलावा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम मतलब जैसे ये कंपनी में जैसे स्टाफ को एम्प्लॉय करना कि हाँ इसको रखना है, इसको नहीं रखना, और जैसे कंपनी ने कहीं जाना है, कंपनी ने कोई कार परचेज करनी है, सेल करनी है, वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सारे कामों का ध्यान कंपनी सेक्रेटरी रखता है. वो सिर्फ एक क्लर्क नहीं है. तो अगर उसने किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करा है, चाहे उसने अपने फ़ायदे के लिए करा है, अपने काम के लिए, बट अगर कंपनी में बैठ के, कंपनी में ऑफिस में बैठ के उसने वो काम करा है, इट इज़ एक्सपेक्टेड वो कंपनी के लिए करे. However, two other cases indicate that there is a limit to company secretary's authority. तो यहाँ से तो हमें लग रहा है कि कंपनी सेक्रेटरी के पास पूरी अथॉरिटी होती है सारे काम करने की, खुद साइन करने की, लेकिन दो और केस स्टडीज़ हैं जो उसकी अथॉरिटी को लिमिट करते हैं. कौन कौन से? इट डज नॉट एक्सटेंड टू मेकिंग कॉमर्शियल एज अपोज टू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट. मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, कंपनी अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो उसके ऑपोजिट कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी और से नहीं कर सकता. बेसिकली जैसे कंपनी के अंदर कंपनी की पॉलिसी है ही नहीं कि उसको कार्स परचेज करनी है. कंपनी की पॉलिसी कार परचेज करने की है ही नहीं. उनको क्या होता है, जब भी कोई काम है, कहीं जाना है, कैब बुक करो, जाओ. दे डोंट वांट टू बाय अ कंपनीज कार कि कंपनी की कार यूज़ करो, जस्ट लाइक एग्जांपल. लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम कंपनी की कार परचेज करेंगे और उसने साइन कर दिए. दैट कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट वर्क. ऑल्दो इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ही इज़ ऑथोराइज्ड, ही कैन साइन, लेकिन कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट है उसमें है कि हम कोई भी कार परचेज नहीं करेंगे. तो इट डज नॉट एक्सटेंड टू मेकिंग दैट कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट. इट डज नॉट यूजुअली कैरी अथॉरिटी टू बोरो मनी. एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए वो कभी भी बैंक से लोन लेते वक्त साइन नहीं कर सकता. मनी लेने के लिए, बोरो करने के लिए ही कैन नॉट साइन दी कॉन्ट्रैक्ट फॉर. ठीक है. सो इस जगह पे उसकी लिमिटेशन होती है, बाकी वो नॉर्मली कोई भी काम कर सकता है. नेक्स्ट, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1. इन रिलेशन टू द कंपनी सेक्रेटरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव अ कंपनी सेक्रेटरी. रॉन्ग. सिर्फ पब्लिक कंपनी में चाहिए होता है. द कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय मेंबर्स. रॉन्ग. इट इज अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर्स. थर्ड, इन अ पब्लिक कंपनी कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी क्वालिफाइड. येस, कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफाइड होना चाहिए, जो हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी. फोर्थ भी पढ़ लेते हैं. कंपनी सेक्रेटरी कैन बाइंड कंपनीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एक्टिंग आउटसाइड देयर एक्चुअल अपरेंट अथॉरिटी. रॉन्ग. वो अपनी इफ एक्टिंग आउटसाइड देयर एक्चुअल अथॉरिटी, वो कंपनी सेक्रेटरी की अथॉरिटी से ही साइन कर सकते हैं. उसके अलावा अगर मान लो वो डायरेक्टर भी हैं कंपनी का, तो अगर उसको कंपनी सेक्रेटरी बनाया गया है तो वो कंपनी सेक्रेटरी के अकॉर्डिंग ही साइन कर सकता है, किसी और से साइन नहीं कर सकता. दैट इज कंपनी सेक्रेटरी कैन बाइंड कंपनी इज अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एक्टिंग आउटसाइड देयर एक्चुअल अपरेंट अथॉरिटी. दिस इज रॉन्ग. वो सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही साइन कर सकता है. इसके बाद आता है हमारा ऑडिटर. अब ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर इज अ पर्सन हु चेक्स all the accounts, check all the accounts if there is not any sort of error or fraud. बेसिकली ऑडिटर का काम क्या होता है? ऑडिटर सारे अकाउंट, सारे खाते चेक करता है कि इन बुक्स जो बनी हैं ये सारी बुक्स ट्रू एंड फेयर हैं, सही हैं, इसमें कुछ गलत तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के प्रॉफिट बढ़ाया गया है, जानबूझ के कुछ उल्टे काम करे गए हैं. ठीक है. कंपनीज को जो भी प्रॉफिट कंपनीज अर्न करती है, उस प्रॉफिट पे कंपनीज को टैक्स पे करना है. गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है. दिस इज रिक्वायर्ड.
बाय द गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री। तो अगर एक कंपनी है वो क्या चाहेगी कि हम सबसे कम से कम प्रॉफिट दिखाएं ताकि टैक्स भी कम पे करना पड़े, ठीक है ना। ये टैक्स जो पेमेंट है इसके अगेंस्ट कंपनी को कुछ नहीं मिलता। ये टैक्स इज लाइक अ एक्सपेंस फॉर अ कंपनी जिसके अगेंस्ट कुछ नहीं मिलना। तो मोस्ट ऑफ द कंपनी ट्राइज कि हम प्रॉफिट कम दिखाएं कि हमें टैक्स ना पे करना पड़े। तो प्रॉफिट कम दिखाने के लिए हो सकता है कंपनी ने बहुत खर्चे बढ़ा दिए, एक्चुअल पेमेंट नहीं करी, वैसे ही लिख दिया कि हमने इतने पैसे दिए इतने पैसे दिए, गलत खर्चे दिखाए जो कि एक्चुअली नहीं हुए थे। तो ऑडिटर का काम यही होता है कि ऑडिटर ये सारी ट्रांजैक्शंस चेक करता है कि सारी ट्रांजैक्शंस वैलिड हैं कि इनवैलिड हैं। दिस इज ऑडिटर्स जॉब, ठीक है। हमें यहाँ पे ऑडिटर के जॉब के बारे में नहीं पढ़ना, वो सब कुछ F1 में कवर्ड है। हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि ऑडिटर की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, डिस्क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है। मतलब हम ऑलरेडी F1 में पढ़ चुके हैं। सो क्वालिफिकेशंस, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर? एन ऑडिटर मस्ट बी ईदर, यानी इन दोनों में से कोई भी एक, मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइजरी बॉडी लाइक ICAEW, ICAS और ACCA। चलो भाई, ACCA can also work as a auditor of a company and eligible under their rules। इनके अंडर, इनके जो रूल्स होते हैं उसके अंडर एलिजिबल हो, मतलब ही शुड बी अ मेंबर ऑफ दिस, qualified by a similar overseas body and authorized by the Department of Business Innovation and Skills। मतलब अगर मान लो यूके में ये डिग्रीज चलती हैं, इफ़ अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द यूके, उसने, मैं आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंडिया, मैंने CA करी हुई है और मैं यूके गया, तो आई विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू डू ACCA। मैं वहाँ जाके आई हैव अ सिमिलर ओवरसीज बॉडी, प्लस यूके में मैं डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इनोवेशन एंड स्किल्स में जाके अपनी डिग्री दूंगा। मेरे से वो कंफर्म करेंगे कि मैं क्वालिफाइड हूँ कि नहीं, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, हो सकता है मुझे 1-2 एग्जाम्स भी देने पड़े और मुझे ये मिल जाएगा। देन ऑल्सो आई कैन वर्क एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी बिकॉज आई हैव अ इक्वलेंट डिग्री ओवरसीज। नेक्स्ट, ऑडिटर मस्ट नॉट बी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कंपनी का ऑडिटर कौन होता है? जो बुक्स चेक करता है कि सही है या गलत। अब अगर जो बंदा ऑडिटर है वो कंपनी का ऑलरेडी एम्प्लॉय था, तो फिर तो उसको पता ही होगा कि बुक्स गलत हैं, तो वो भी अप्रूव कर देगा, हाँ हाँ सही है बुक्स, कोई चक्कर नहीं। अगर कंपनी कुछ फ्रॉड कर रही है और ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय है, तो वो तो अग्री कर लेगा ना कि हाँ हाँ कोई चक्कर नहीं, ठीक है मुझे पता है सही है वो। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय नहीं है, वो कोई आउटसाइडर है जिसका कंपनी के मैटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ही इज अ आउटसाइडर, इंडिपेंडेंट पर्सन जो चीज़ें चेक करने आया है, चीज़ें चेक करने के लिए उसको रखा हुआ है, वो पूरा साल कंपनी में नहीं बैठता, वो सिर्फ एग्जाम्पल है ये, साल में 1 महीना आएगा, सारी बुक्स रैंडमली चेक करेगा, सारी डिटेल्स बना के सब कुछ करके अपनी रिपोर्ट डायरेक्टर को दे देगा कि देखो आपने जो बुक्स मेरे को दी थी, मैंने सारी डिटेल्स चेक करी हैं और वो बुक्स में 10 चीज़ों में से 3 मैच नहीं कर रही, ये मुझे मिली नहीं, ये गलत है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। अब डायरेक्टर के पास जब ऑडिटर की रिपोर्ट आ गई, दिस इज़ अ रिपोर्ट जो मेंबर्स के पास भी जाती है, यानी शेयर होल्डर के पास भी जाती है, तो फिर डायरेक्टर को देखना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ हुई है ये। तो ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट पर्सन, कंपनी का बंदा नहीं होना चाहिए, बाहर का होना चाहिए। सेकंड, द ऑडिटर मस्ट नॉट बी पार्टनर ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ना तो कंपनी का कोई ऑफिसर एम्प्लॉय होनी चाहिए, ना ही पार्टनर ऑफ एन ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अब जैसे ये कंपनी है, इस कंपनी का एक एम्प्लॉय था, इस एम्प्लॉय की एक पार्टनरशिप फर्म भी थी, ठीक है। तो फर्म में दिस पर्सन वॉज द पार्टनर, एम्प्लॉय ये है बट ये नहीं है, बट ही इज़ अ पार्टनर ऑफ दिस पर्सन। अब हुआ क्या, इस कंपनी को एक ऑडिटर चाहिए था, इस कंपनी ने बुक्स बनाई हुई थी और बुक्स में बहुत घपले थे, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि आपको ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑडिटर की रिपोर्ट पे ही गवर्नमेंट अग्री करेगी, गवर्नमेंट अप्रूव करेगी कि हाँ बुक सही है। मैनेजमेंट तो हमेशा बोलेगी बुक सही बनाई है, जो बुक्स बना रहा है वो तो हमेशा बोलेगा मैं सही बना रहा हूँ। ऑडिटर को अपॉइंट ही इसलिए किया जाता है कि वो सब चेक करेगा कि कुछ गलत तो नहीं कर रहा, अगर कुछ गड़बड़ करिए तो पता चल जाए। तो ऑडिटर अपनी एक रिपोर्ट बनाता है, वो रिपोर्ट देता है। सो अगर ये पर्सन इसका पार्टनर है और ये बंदा इस कंपनी का एम्प्लॉय है, तो इस कंपनी में मान लो कुछ फ्रॉड हुआ और वो चाहते हैं कि ऑडिटर इस फ्रॉड को डिटेक्ट ना करे, इस फ्रॉड के बारे में कहीं रिपोर्ट में ना बताए। इस पर्सन ने अपने फ्रेंड से बात करी कि यार तो देख तू क्वालिफाइड है, तो अपना ही बंदा है, कंपनी भी अपनी है, तेरे को पैसे खिलवा देंगे, तू कंपनी का ना वैसी ऑडिट कर ले और तू ना इस पर अग्री कर ले कि हाँ सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है। बहुत होता है ऐसे,
इसने पैसे खाए और इसने सारा ऐसा काम कर लिया। दैट इज नॉट अलाउड, दैट पर्सन शुड नॉट बी अ पार्टनर ऑफ एन ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अभी कहानी सुन के तुम सोचोगे सर हो सकता है अपने फ्रेंड को भी तो बुला ले जो पार्टनर ऑफिसर नहीं है। बनने को बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। जस्ट समझाने के लिए, ऑफिसर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, ना उनका पार्टनर होना चाहिए। अब हाउ एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड। अब देखो ऑडिटर का एक और पर्पस क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो कंपनी में एक होते हैं शेयर होल्डर। मैं तुम्हें इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ ये क्योंकि F1 पढ़े हुए शायद तुम्हें थोड़ा ज़माना हो चुका होगा और ये चीज़ें याद नहीं होंगी, दैट्स वाई। एक होते हैं शेयर होल्डर, एक होते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर कंपनी चलाते हैं, शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं। अब शेयर होल्डर्स को ये नहीं पता होता कि कंपनी में डे टू डे काम कितने हो रहा है। डायरेक्टर्स भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही होते हैं क्योंकि इनको भी सैलरी मिलती है या सिटिंग फीस मिलती है। तो डायरेक्टर्स ने अपने अकॉर्डिंग बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के शेयर होल्डर को दिखाई कि देखो जो आपकी कंपनी है जिसमें आपने पैसा लगाया हुआ है ये उसकी बैलेंस शीट है। अब डायरेक्टर्स हो सकता है उन्होंने इसमें कुछ जान के घपले करे हो कि इन्होंने अपनी सैलरी ज़्यादा विड्रॉ कर ली हो, उल्टा सीधा कुछ काम कराओ और बाद में बुक्स में इनको घुमा फिरा के इनको दे दिया हो कि देखो ये सारी चीज़ें, एंड इनको तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं। दे आर नॉट क्वालिफाइड कि वो चेक कर सकें क्या सही है क्या गलत, और ना ही इनको अलाउड होता है कि कंपनी के अफेयर्स में काम देख सकें रोज़ रोज़ कंपनी में जाके क्या हो रहा है। तो इनको तो इस स्टेटमेंट पे रिलाय ही करना पड़ेगा। तो शेयर होल्डर क्या करते हैं, शेयर होल्डर ने एक ऑडिटर अपॉइंट किया। ऑडिटर को बोला तू ये सारी बुक्स चेक कर कंपनी ने जो मैनेजमेंट ने हमें दी है। अब ऑडिटर अपॉइंटेड होता है तो ही कैन गो टू दी कंपनी और वो सारी डिटेल्स चेक कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये कंपनी में गया, इसने जितनी भी डिटेल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनी हुई हैं वो सारी डिटेल्स डीपली चेक करी। फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी ने दिखाई है कि हमारे ये खर्चे हुए थे सारे, इसने बोला ठीक है आपके ये खर्चे हुए थे, मुझे इन खर्चों का प्रूफ दो कि ये खर्चा कहाँ हुआ है। आपने इसमें लिखा हुआ है ना, मुझे प्रूफ दो कहाँ हुआ है। तो मान लो इसमें इतने खर्चे थे, इनका कोई प्रूफ नहीं था, ये फेक खर्चे थे सिर्फ बुक्स में लिखने के लिए, ठीक है ना। तो ये फेक खर्चे थे, इसने पकड़ लिया और इसने बता दिया मेंबर्स को कि भाई ये जो खर्चे इसमें दिखाए हुए हैं ये फेक हैं। दैट मीन्स ये खर्चे नहीं हुए थे, प्रॉफिट आपके ज़्यादा हैं, पैसे में भी जो कम हुए होंगे वो इसलिए हैं क्योंकि डायरेक्टर्स ने खुद के लिए वो पैसा निकाल लिया। कैन बी एनीथिंग, ठीक है ना। सो दैट्स वाई ऑडिटर इज अपॉइंटेड टू वर्क फॉर द शेयर होल्डर। तो ऑडिटर अपॉइंट कैसे होता है, द ऑडिटर शुड जनरली बी अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स बाय अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अब तुम हो सकता है पिछली 5-6 वीडियो से सुन रहे हो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, दिमाग में जा नहीं रहा होगा, बट कोई बात नहीं, ये हम आज इस वीडियो में करेंगे। आज नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कवर कराऊंगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड व्हाट इज अ स्पेशल रेजोल्यूशन। So, auditor can be appointed generally by appointing by shareholders in a ordinary resolution. However, directors can appoint the company's first auditor and fill the casual vacancies. अगर एक ऑडिटर है और वो बीच में छोड़ के भाग गया तो वो वैकेंसी क्रिएट होगी, तो डायरेक्टर हैज़ द पावर कि वो दूसरा ऑडिटर रख सकते हैं। बट ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बाहर का होना चाहिए, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। कंपनी मस्ट इन्फॉर्म द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी काइंड ऑफ रजिस्ट्रार इफ इट फेल टू अपॉइंट एन ऑडिटर विद इन 28 डेज ऑफ सर्कुलेटिंग इट अकाउंट्स। कंपनी ने जब अपने हर साल अकाउंट्स बनाए, अकाउंट्स हर जगह दे दिए, तो उसके विद इन 28 डेज तक इसको ऑडिटर को अपॉइंट करना है। अगर उसने अपॉइंट नहीं करा तो उनको रजिस्ट्रार को बताना है कि हम ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पाए हैं। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैज़ अ पावर टू अपॉइंट ऑडिटर इन दो सर्कमस्टांसेस। अगर शेयर होल्डर अपॉइंट नहीं कर पाए एक ऑडिटर, देन इन दैट केस सेक्रेटरी और डायरेक्टर्स भी वैकेंसी नहीं फिल कर पाए, देन इन दैट केस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैज़ द पावर टू अपॉइंट एन ऑडिटर। अब ये सिचुएशन कब आएगी, सोचो इस कंपनी ने बहुत तगड़े फ्रॉड करे हैं और हो सकता है शेयर होल्डर को भी पता हो क्योंकि इन्होंने पैसे डाले हुए हैं, इनको भी पता है कि कंपनी बर्बाद हो चुकी है, किसी ना किसी जुगाड़ से वैसा निकाल लो। तो बहुत तगड़े फ्रॉड हुए हैं कंपनी में, सबको पता है। तो ये भी ऑडिटर अपॉइंट करने गए, उसने मना कर दिया भैया आपके तो फ्रॉड हुए, मैं नहीं करता। मैं इसने कनपट्टी पे गन रखी इसके कि ऑडिट कर और सही रिपोर्ट दे, इसने कहा मैं नहीं आपको ऑडिटर बन सकता, अगर गलत रिपोर्ट दूंगा तो तुम मार दोगे, सही रिपोर्ट दूंगा सही रिपोर्ट दूंगा तुम मार दोगे, गलत रिपोर्ट दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा।
क्योंकि वैसे ही फ्रॉड चल रहा है, मेरा भी नाम आ जाएगा। तो इसने मना कर दिया, डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया, उसने भी मना कर दिया। देन इन दैट केस वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इन्फॉर्म करेंगे एंड दे विल अपॉइंट ऑडिटर फॉर द कंपनी। अब वो कैसे मर्जी, चाहे वो गोली खाए चाहे जो मर्जी करे, वो उसके ऊपर है। ठीक है, आगे ऑडिट एग्जम्पशन फॉर स्मॉल कंपनीज। अब देखो ऑडिटर अपॉइंट करने में खर्चा, ऑडिटर को सैलरी भी देनी पड़ेगी, फीस भी देनी पड़ेगी, वो टाइम भी लेगा कंपनी का, तो उसके काफ़ी खर्चे होते हैं। तो for financial year starting after 6 April 2008, to qualify for total audit exemption, a company must have a turnover of not more than 6.5 million pounds and have gross assets not more than 3.26 million pound। मतलब अगर किसी कंपनी के 6.5 मिलियन पाउंड से कम उसके टर्नओवर यानी सेल्स है और ग्रॉस एसेट्स जो उसके हैं वो 3.26 मिलियन पाउंड से कम है, देन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ ऑडिटर। इससे कम है देन नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन ऑडिटर। आगे, however these exemptions do not apply to public companies, banking or insurance companies or those subject to statute based regulatory regime। मतलब ये एग्जम्पशन पब्लिक कंपनीज को नहीं लगती, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी को नहीं लगती, और जो भी स्टैट्यूट बेस्ड रेगुलेटरी रेजिम मतलब जो भी गवर्नमेंट ने बोला हुआ है उन कंपनीज में ये नहीं लगती, बाकी सारी कंपनीज में ये लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट रेजिग्नेशन। अब रेजिग्नेशन क्या होता है? छोड़ के जाना। रेजिग्नेशन इज छोड़ के जाना। सो एन ऑडिटर कैन रिजाइन एनी टाइम बाय गिविंग अ रिटन नोटिस टू द कंपनी अंडर सेक्शन 516 ऑफ कंपनीज एक्ट 2006। कभी भी द रेजिग्नेशन इज इफेक्टिव फ्रॉम द डेट इट इज डिलीवर्ड टू द कंपनीज रजिस्ट्रार ऑफिस और फ्रॉम अ स्पेसिफिक लेटर डेट। मतलब जिस दिन उसने एक नोटिस कंपनी को भेज दिया कि मैं इस कंपनी में ऑडिटर नहीं रहना चाहता, मैं जाना चाहता हूं, तो जिस दिन ये कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में रिसीव हो गया उस दिन ये ऑफर, ये जो रेजिग्नेशन है वो वैलिड मानी जाएगी। टू बी इफेक्टिव इट मस्ट बी अकम्पनीड बाय अ स्टेटमेंट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 519C बिलो। खाली उसको एक पेज पे नहीं लिख के देना कि मैं इस कंपनी का ऑडिटर नहीं बनना चाहता और वो उसको निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। उसको एक स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी, दैट इज़ अ नोट। उसको पूरा रीजनिंग देनी पड़ेगी, वाई ही वॉन्ट टू रिज़ाइन, एक स्पेसिफिक रीज़न देना पड़ेगा। क्योंकि अगर कंपनी का ऑडिटर बीच में छोड़ के जा रहा है, सोचो पब्लिक कंपनी है तो कंपनी की तो रेपुटेशन खराब होगी ना, कि भाई तुम्हारा ऑडिटर बीच में छोड़ के जा रहा है, मतलब कंपनी ने कुछ घपला किया होगा। पब्लिक की नज़रों में कंपनी की वैल्यू गिरेगी, कंपनी की वैल्यू गिरेगी तो उसके शेयर्स गिरेंगे। तो इसीलिए कंपनी के शेयर अगर ऑडिटर को रिज़ाइन करना है तो उसको एक स्टेटमेंट भी देनी पड़ती है। अभी पढ़ेंगे उसके आगे। अ कंपनी हुज ऑडिटर रिज़ाइन इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार, फेलियर टू डू सो इज एन ऑफेंस। अगर कंपनी जिसका ऑडिटर रिज़ाइन कर रहा है तो कंपनी को इन्फॉर्म करना है रजिस्ट्रार को, ऑडिटर को नहीं बताना। जिस कंपनी का ऑडिटर रिजाइन कर रहा है कंपनी को इन्फॉर्म करना है रजिस्ट्रार को कि हमारा ऑडिटर रिजाइन करना चाहता है, और फेलियर टू डू सो इज एन ऑफेंस। दोबारा मैं बता रहा हूं, ऑडिटर नहीं बताएगा रजिस्ट्रार को कि मैं रिजाइन कर रहा हूं, कंपनी बताएगी कि हमारा ऑडिटर रिजाइन कर रहा है। कंपनी whose auditor resigns is required, यानी कंपनी is required to inform the registrar under section 518 of Companies Act 2006. A auditor who resigns can require the directors to convene a general meeting to consider his explanation of the circumstances that led to his resignation. The director have 21 days to send out a notice convening a meeting and it must be held within 28 days of the notice. बेसिकली मतलब क्या है कि जब एक ऑडिटर रिज़ाइन कर रहा है और वो चाहता है कि वो जनरल मीटिंग में सबसे डिस्कस करे कि वो क्यों जाना चाहता है, तो डायरेक्टर 21 दिन के अंदर एक नोटिस भेजेंगे सारे डायरेक्टर्स को और मेंबर्स को नोटिस भेजा जाएगा कि देखो जी डायरेक्टर रिज़ाइन करना चाहता है और वो कुछ डिस्कस करना चाहता है, तो हम एक मीटिंग करते हैं। और मीटिंग जो है वो 28 डेज़ में हो जानी चाहिए ऑफ द डेट जिस दिन डायरेक्टर्स को वो नोटिस मिल गया। नोटिस के मिलने से 28 डेज तक वो मीटिंग हो जानी चाहिए। अभी ये मीटिंग के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे।
और जो ऊपर मैंने बताया था ये भी आगे आना है अभी कि ऑडिटर को रिमूवल के साथ क्या स्टेटमेंट देनी है। देन आता है रेजिग्नेशन के साथ क्या स्टेटमेंट देनी है। अब आता है रिमूवल। एन ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके हम ऑडिटर को निकाल सकते हैं कंपनी से। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 510 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2006, द रेजोल्यूशन मस्ट बी पास इन अ जनरल मीटिंग। अ रिटन रेजोल्यूशन कैन नॉट बी यूज टू रिमूव अ ऑडिटर। मतलब सिर्फ एक पेज पे लिख के हम एक ऑडिटर को नहीं निकाल सकते, हमें प्रॉपर एक मीटिंग करनी पड़ेगी और मीटिंग का एक मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेंगे, सब कुछ होगा और वहाँ पे हम एक डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल रिमूव अ ऑडिटर। स्पेशल नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन इज नीडेड, दैट इज 28 days। एक नोटिस बनेगा, स्पेशल नोटिस सारे डायरेक्टर्स के लिए कि हमें मिलना चाहते हैं। द कंपनी मस्ट सेंड अ कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन टू द ऑडिटर एंड ही हैज़ द राइट टू मेक अ स्टेटमेंट इन दैट केस। हम 28 days में, मतलब ये इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, 28 days एग्जैक्ट क्या है आगे बताऊंगा। तो 28 days के अंदर अगर कंपनी किसी ऑडिटर को निकालना चाहती है तो वो एक नोटिस भेजेगी, स्पेशल नोटिस सारे डायरेक्टर्स को, प्लस ऑडिटर को भी नोटिस जाएगा कि भाई हम तुझे निकालना चाहते हैं और 28 दिन में मीटिंग है। अगर तुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देनी है, हम यहाँ पे रीजनिंग बताएंगे तेरे को क्यों निकाल रहे हैं, तू आके अपनी रीज़न दे सकता है कि वाई यू शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम दी ऑडिटर्स पोस्ट। द कंपनी देन हैज़ टू सर्कुलेट दिस स्टेटमेंट टू द शेयर होल्डर को भी बताना पड़ेगा। हाउएवर इफ टाइम डज नॉट अलाउ फॉर सर्कुलेशन, द स्टेटमेंट कैन बी रेड आउट एट द मीटिंग। जो स्टेटमेंट है ऑडिटर को निकालने की वो शेयर होल्डर को भेजनी पड़ती है। अगर नहीं भेज पाए तो जो ये मीटिंग है, मीटिंग में ही बोल के कंफर्म कर सकते हैं क्यों हम शेयर ऑडिटर को निकाल रहे हैं। नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन रिमूविंग द ऑडिटर मस्ट बी सेंड टू द रजिस्ट्रार विद इन 14 days। जिस दिन हमने नोटिस भेजा है ऑडिटर को निकालने का या मीटिंग हो चुकी है उसका नोटिस हमने भेज दिया कि हाँ हम तुझे निकाल रहे हैं, तो वो विद इन 14 days हमें रजिस्ट्रार को भी बताना है, गवर्नमेंट को भी बताना है कि हम ऑडिटर को निकाल रहे हैं। स्टेटमेंट बाय डिपार्टिंग ऑडिटर। अब ये जो ऊपर स्टेटमेंट थी उसी के बारे में, पहले मैं आई थिंक यहाँ पे डेट्स में क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये बता रहा है 28 days के अंदर हमें एक स्पेशल नोटिस भेजना है फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर, और 14 days के अंदर 14 days ऑफ नोटिस, जिस दिन हमने नोटिस इशू कर दिया कि हम ऑडिटर को निकाल रहे हैं उसके विद इन 14 days हमें रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है कि हमने ऑडिटर को निकाल दिया। नोटिस मतलब रेजोल्यूशन, मतलब नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन मतलब जब डिसाइड हो गया कि ऑडिटर को निकाल दिया, ऑडिटर से डिस्कशन कर ली, सब कुछ हो गया और ऑडिटर को निकाल दिया, वो रेजोल्यूशन विद इन 14 days रजिस्ट्रार को भेजना है। अब आता है स्टेटमेंट बाय डिपार्टिंग ऑडिटर। अगर ऑडिटर जा रहा है, खुद रिजाइन कर रहा है, तो उस केस में उसको एक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। वो स्टेटमेंट क्या है? अंडर सेक्शन 519 ऑफ कंपनीज एक्ट 2006, अ डिपार्टिंग ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ स्टेटमेंट एंड टू डिपॉजिट इट विद द कंपनी। फॉर कोटेड कंपनी, this statement must explain the circumstances surrounding his departure. For other public company, quoted company मतलब जिन कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं, जिन कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं, उन कंपनीज के लिए दिस स्टेटमेंट मस्ट एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग हिज डिपार्चर। उसको सारा डिटेल में बताना पड़ेगा व्हाई ही इज लीविंग। For other public companies and all private companies, it should explain the circumstances surrounding his departure unless the auditor thinks that there is no need for them to be brought into the attention of the shareholders or creditors. In that case, statement should state that there is no such circumstance. मतलब अगर तो वो कोटेड कंपनी जो शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, जिनके स्टॉक्स आप शेयर मार्केट में देख सकते हो और जहाँ पे हल्का सा भी कुछ फ्लक्चुएशन आया तो कंपनी के शेयर्स बहुत बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, इन दैट केस उसको ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी वो क्यों जा रहा है, कोई भी रीज़न, लेकिन देना पड़ेगा। लेकिन अगर अदर पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी है तो वहाँ पे अगर वो चाहे तो दे सकता है। अगर ऑडिटर को लगता है कि नहीं यार उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली चाहता हूँ कि मैं निकलना चाहता हूँ,
और कोई रीज़न नहीं देना चाहता, ही कैन स्टे दैट द स्टेटमेंट शुड स्टेट दैट देयर इज़ नो सच सर्कमस्टांस, कोई ऐसा सर्कमस्टांस नहीं है जिसकी वजह से मुझे निकलना पड़ रहा है, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ. Unless there is no circumstance to be brought to the attention of the shareholder or creditors, the company is obliged to circulate the statement to everyone whom it need to send the annual accounts. It must do within 14 days of receiving it. जिस दिन एक ऑडिटर ने कंपनी को बता दिया कि मैं कंपनी से निकलना चाहता हूं और उसने कोई सर्कमस्टांसेस नहीं बताए कोई सर्कमस्टांसेस नहीं बताए, मेरे निकलने के कोई रीज़न नहीं था उसका, तो इन दैट केस मतलब सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं कि जैसे कंपनी में कुछ फ्रॉड हो रहा है, अगर फ्रॉड हो रहा है तो शेयर होल्डर और क्रेडिटर को पता होना चाहिए. लेकिन अगर ऐसा कोई सर्कमस्टांस नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, तो वो बोल देगा कोई ऐसा सर्कमस्टांस नहीं है, कोई सर्कमस्टांस नहीं है. तो जैसे ही वो कंपनी को ये चीज़ बता देता है, तो कंपनी को विद इन 14 डेज जितने भी उसके मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं जिनको एनुअल अकाउंट्स चाहते हैं, किन किन को जाते हैं वो हम F1 में पढ़ चुके हैं कि एनुअल अकाउंट्स कौन कौन यूज़ करता है. जिन जिन को भी एनुअल अकाउंट जाते हैं उन सबको ये नोटिस भी बताना पड़ेगा कि ऑडिटर ने रिज़ाइन करा है. इफ़ कंपनी डज नॉट वांट टू सर्कुलेट द स्टेटमेंट, इट कैन अप्लाई टू द कोर्ट फॉर एन ऑर्डर दैट इट नीड नॉट टू सर्कुलेट द स्टेटमेंट. अगर कंपनी ये स्टेटमेंट सर्कुलेट नहीं करना चाहती तो वो कोर्ट को बताएगी कि हम ये स्टेटमेंट सर्कुलेट नहीं करना चाहते. बहुत कंफ्यूजिंग है, नॉट रिक्वायर्ड, सिंपल मतलब. ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर. अब ऑडिटर की ड्यूटीज़ क्या होती हैं ये मैंने वैसे तुम्हें ऑलरेडी बता दिया था, थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा, काफ़ी जल्दी कराऊंगा. द ऑडिटर हैज़ अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी टू रिपोर्ट द मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स ऑन वेदर द अकाउंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, हैव बीन प्रॉपरली प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट एंड द रेलिवेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. मतलब बुक सही हैं और सारे रूल्स जो कंपनीज एक्ट के हैं वो फॉलो हैं. The auditor must investigate and form an opinion as to whether proper books have been kept, proper returns adequate their audit have been received from branches not visited by them, accounts are in agreement with the books of accounts and returns, information given in director's report is consistent with the accounts. Simple, जो भी बुक्स बनी है वो सही हैं, जो भी इंफॉर्मेशन बुक्स में लिखी हुई है, जो डायरेक्टर ने रिपोर्ट दी थी और जो एक्चुअली बुक्स बने हैं वो दोनों सही हैं. ये सारा एक ऑडिटर चेक करता है. इसको जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड, तुमने F1 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये. इफ ऑडिटर इज डिससैटिस्फाइड विद द फाइंडिंग ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन, ही मस्ट क्वालिफाई द रिपोर्ट. अब ये टर्म जो है कंफ्यूजिंग है. क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं है, क्वालिफाई का मतलब होता है कि हम कहते हैं ना पार हो गए, नैया पार हो गई, जीत गया, ही हैज़ क्वालिफाइड. यहाँ पे क्वालिफाइड का मतलब ही है नेगेटिव. अगर रिपोर्ट क्वालिफाइड है मतलब वो क्वालिफाई कर रहा है कि उसमें गड़बड़ है, ही इज़ कन्फर्मिंग कि उसमें गड़बड़ है. अगर इफ द ऑडिटर इज डिससैटिस्फाइड विद द फाइंडिंग्स ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन कि कुछ गड़बड़ है, तो ही विल क्वालिफाई द ऑडिट रिपोर्ट. क्वालिफाई मतलब ही विल राइट इन द रिपोर्ट कि इस रिपोर्ट में गड़बड़ है. तो क्वालिफिकेशन बाय ऑडिटर दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग. The report, whether qualified or unqualified, must state the name of the audit firm. Audit firm मतलब किस फर्म ने ऑडिट किया है, मैंने बताया था ना, ऑडिटर इज अ आउटसाइडर, वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता. इफ एन इंडिविजुअल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर, हिज नेम, किसने ऑडिट करा है. अगर तो जैसे CAs की फर्म है, 5-6 CAs ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाई हुई है, तो या तो फर्म का नाम आएगा, इंडिविजुअल बंदा है तो इंडिविजुअल नाम आएगा. वेयर द ऑडिटर इज अ फर्म, the senior statutory auditor must sign the report in his own name on behalf of the firm. अगर किसी फर्म ने, एक फर्म में 5 पार्टनर्स थे CAs की, जैसे इंडिया में CA होता है, 4 CAs हैं, चारों की फर्म है, तो जो जब रिपोर्ट जाएगी ऑडिटर रिपोर्ट, तो जो इसको साइन करेगा वो जो इनका सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर है, सीनियर स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, वो रिपोर्ट को साइन करेगा, चाहे ऑडिट इसने कराओ, चाहे चेकिंग इसने कराओ, बट ये साइन करेगा. इंडिया में ऐसा नहीं होता, कोई भी पार्टनर कर सकता है, बट UK में ये चीज़ चलती है. द नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 507 ऑफ कंपनीज एक्ट 2006, इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस to knowingly or recklessly cause an audit report to include anything that is misleading, false or deceptive, or to omit a required statement of problem with the accounts or audit. The offense carries a अनलिमिटेड फाइन. अनलिमिटेड फाइन मतलब अगर तुम्हें बुक्स में कुछ गड़बड़ मिली और तुमने पैसे खा लिया और उसको रिपोर्ट नहीं करा और तुम पकड़े गए, तो उसका अनलिमिटेड फाइन है.
कोई लिमिट नहीं है फाइन की, तुम्हारा घर प्रॉपर्टी सब कुछ बिक सकता है, सब बर्बाद हो सकता है, और ये फाइन ऑडिटर पे लगता है। तभी ऑडिटर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तभी याद है उसको कनपट्टी पे गन रखी गई थी, उसने कहा था मैं नहीं काम करूंगा, कि कल को मैं फंस गया तो मेरा तो घर बिक जाएगा, तो इससे बेटर तो गोली मार दो मेरे को, ठीक है ना। देयर कुड ऑल्सो बी लाइबिलिटी अंडर टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस फॉर इंक्लूडिंग मिसलीडिंग अकाउंट्स। ये हम ऑलरेडी चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं कि अगर ऑडिटर एक बंदा है, प्रोफेशनल है, अगर वो एडवाइस करता है किसी पर्सन को कि कंपनी सही है और कुछ गड़बड़ हो जाए, तो वो ऑडिटर भी फंसता है। कंपनीज एक्ट लाइबिलिटी फॉर ऑडिटर रिपोर्ट्स एंड ऑडिटेड अकाउंट। सेक्शन 507 एक बार पढ़ते हैं फिर देखते हैं इसमें क्या है। सेक्शन 507 ऑफ कंपनीज एक्ट 2006 मेक्स इट एन ऑफेंस फॉर एन ऑडिटर टू रेकलेसली कॉज एन ऑडिटर्स रिपोर्ट टू कंटेन एनी मैटर दैट इज मिसलीडिंग फॉल्स। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द ऑफेंस इज पब्लिशेबल बाय अ फाइन। सेक्शन 532 ऑफ कंपनीज एक्ट मेक्स एनी प्रोविजन exempting auditor from indemnifying them against a liability for negligence void in relation to providing auditing accounts। कि ये सेक्शन जो है ये ऑडिटर को कुछ चीज़ों में एग्जेम्प्ट करता है कि अगर बुक्स गलत बनी है और उन्होंने अप्रूव कर दिया तो भी इनके ऊपर वो लायबिलिटी नहीं लगेगी। क्योंकि कई बार, जैसे जस्ट एन एग्जाम्पल, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसे जस्ट एन एग्जाम्पल, ऑडिटर को वो चीज़ मिल ही नहीं पाई थी। ऑडिटर को गुड फेथ में लगा था कि वो सही है, हालांकि उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, गुड फेथ में उसको लगा था कि वो चीज़ सही है, लेकिन पीछे गलत थी। तो पकड़े जाने पर जब उसको पता चला कि यार तुमने तो दूसरी चीज़ ही गलत कर दी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो उस टाइम सही था, मुझे जो बताया गया था मैं तो उससे मान के चल रहा हूँ, तो उसको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। क्या क्या है नहीं देखना। सेक्शन 534 ऑफ कंपनीज एक्ट 2006 प्रोवाइड्स दैट a company may enter into a liability limitation agreement with the auditor limiting his liability for negligence in course of auditing accounts। मतलब ये सेक्शन कहता है कि कई बार एक ऑडिटर के साथ भी कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, एग्रीमेंट कर सकती है कि कल को कुछ फ्रॉड हुआ तो जो ऑडिटर है उसकी लायबिलिटी, ऑडिटर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, ऑडिटर की लायबिलिटी लिमिटेड है। अब तुम कहोगे सर अगर ऐसी बात है तो फिर हर कंपनी का ऑडिटर जो है वो ये एग्रीमेंट पहले ही कर ले हर कंपनी के साथ। नॉर्मली कर लेते हैं काफ़ी सारे सीएस, बट अगर कंपनी बहुत अच्छी है, उसके अंदर कुछ गड़बड़ है ही नहीं, डायरेक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, शेयर होल्डर भी अच्छे हैं, तो वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि इट्स अ नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, दैट मीन्स कुछ होगा तो तुम पकड़े जाओगे, कुछ गलत होगा, उल्टा करा होगा, तभी टेंशन होगी ना। अगर कुछ गड़बड़ ही नहीं है तो ऑडिटर को क्या बोला जाएगा, भाई तेरे को तू जैसा तेरे को ठीक लगता है तू कर, तेरे को जो चाहिए हम देंगे, जो गलत है हमें बता, कुछ भी गड़बड़ हुई है तू हमें बता, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में ऐसा एग्रीमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि कंपनी अगर कुछ गलत है, डायरेक्टर्स चाहते हैं उनको अपनी गलती पता चले, कुछ फ्रॉड नहीं कर रहे, तो उसमें तो कुछ कंपनी क्या ही पकड़ी जाएगी, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो अ क्लॉज। अब आता है पावर्स ऑफ ऑडिटर। अब ऑडिटर की पावर्स क्या होती हैं। ऑडिटर हैज़ द राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ अटेंड एंड स्पीक एट जनरल मीटिंग। ऑडिटर हैज़ अ राइट कि वो जनरल मीटिंग में बैठ सकता है, ऑल्दो ही इज़ नॉट अ डायरेक्टर, बट ही कैन सिट इन द मीटिंग, क्योंकि अकाउंट से रिलेटेड सारे काम वो देखता है। ही हैज़ द राइट टू एक्सेस द बुक ऑल द टाइम। बुक्स का एक्सेस उसके पास हमेशा होता है, वो कभी भी कोई भी बुक, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी अकाउंट्स कभी भी चेक कर सकता है। He has the right to require such information and explanation from the company's officers or employees as the auditor think fit for the performance of his duties। सिंपल मतलब इसके अलावा भी अगर उसको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए बुक्स के अलावा, जो शायद उसको लगता है कि मेरे ऑडिट के लिए ज़रूरी है, तो वो भी ले सकता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है। इट कैन बी एनी इंफॉर्मेशन विच ही थिंक्स इट फिट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़। तो अगर उसको लगता है कि उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कुछ चीज़ रिक्वायर्ड है जो बुक्स के साथ नहीं है, किसी और चीज़ से रिलेटेड है, वो भी मांग सकता है कंपनी से। टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 2, इट इज़ अ थ्योरी क्वेश्चन, तो मैं इसको नहीं करा रहा, तुम सॉल्यूशन में से इसका आंसर देख लेना एक बार। अब आता है मीटिंग्स। ये वाला जो टॉपिक है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, एंड 100% आफ्टर 15-20 15-20 बहुत कम बोल गया, 3-4 घंटे में मैं ये वीडियो भी अपलोड करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा गाइस। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कंप्लीट F4 एट द अर्लीस्ट। द पॉइंट इज, हमें लगता है कि 10 पेजेस का चैप्टर है तो बहुत छोटा है, बट गाइस दिस इज थ्योरी, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल।
थ्योरी में एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, दैट्स वाई इट टेक्स टाइम। तो मैंने जो भी जितना भी पढ़ा है ऑडिटर डायरेक्टर अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। मैं अभी 6-7 घंटे में एक और वीडियो बना के इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है गाइस, चलो टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।